इस वक्त सीधे राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल। श्री रफीक खान। प्रश्न संख्या 56। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय कारागृह जयपुर में जनाधिक्य की समस्या हेतु जयपुर जेल से सजायाफ्ता बंदियों हेतु विशिष्ट केंद्र कारागृह शालावास दौसा संचालित कर दिया गया है। वर्तमान में केंद्रीय कारागृह जयपुर को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में वैकल्पिक जमीन की उपलब्धि, कैदियों की संख्या व सुरक्षा एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा। क्या सरकार कोई ऑल्टरनेट जमीन पे भविष्य में विचार रखती है? जयपुर की सेंट्रल जेल में कुल मेल और फीमेल कैदियों की संख्या कितनी है और उनकी कैपेसिटी कितनी है? क्या यह सही है कि शहर में जेल असुरक्षित हो गई है और जेल में हर तरह के ऐशो आराम की संबंधी सामग्री कैदियों को मिल रही है? मोबाइल फोन जिससे मुख्यमंत्री तक को धमकी मिल जाती है, को रोकने का आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं 3-4 अखबार की कटिंग और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 17/1 को दैनिक भास्कर लिख रहे हैं कि बीकानेर जेल में बंद अपराधी 842 बाहरी लोगों के संपर्क में। 18/1 में जेल से 100 नंबर कैदी पर कॉल और कैदी की धमकी के सीएम को शूट आउट करूंगा। 10/1 को सेंट्रल जेल बंदी में मोबाइल निकला। तो इन सब बातों को रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल जेल जो है उसमें कुल जो है कैपेसिटी 1173 कैदियों की है। जो कन्विक्टेड हैं, जिनको सजा दे दी गई है, वो है 406 और जो अंडर ट्रायल हैं वो है 1181, यानी कि 1587 और कैपेसिटी है 1173। इसलिए शालावास के अंदर 700 कैदियों के लिए हमने अतिरिक्त सुविधा उनको मिल रही है, जिसमें से 340 जो है वहाँ पर अभी हैं। 64 जो हैं वो सेंट्रल जेल से वहाँ गए हैं। और महिला के बारे में आपने पूछा, जो डिस्ट्रिक्ट जेल महिला की यहाँ है सेंट्रल जेल परिसर में, उसमें 95 महिला कैदी हैं 250 की कैपेसिटी में, और जो मर्द जो हैं उसमें 499 500 में से। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यही अर्ज है कि अभी आपकी सरकार ने 19 जिले नए बनाए, तो 19 जिले जब आपके नए बने हैं तो उनमें सब में डिस्ट्रिक्ट जेल्स बनेंगी, नंबर 1। और उससे क्या है कि हमारे इन जिलों में से हमारी सबकी जो बड़े बड़े शहर हैं उसकी जो है कैदियों की संख्या वहां पर शिफ्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2, माननीय सदस्य का मेन उद्देश्य जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आपके कार्यकाल में जब आप सरकार आपकी थी, आप उसको ज्वेलरी हब बनाने की कोशिश कर रहे थे 70 बीघा जमीन को, और 5 साल आप सरकार में थे तो आपके पास कितना समय था? उसी टाइम आप वित्तीय स्वीकृति दिला के शिफ्ट कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। और ये डिस्ट्रिक्ट जेल्स बनने से हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा माननीय अध्यक्ष। ये सही नहीं है कि असुरक्षित हो गई है, शहरों में जेलें असुरक्षित हो गई है, और जिस तरह से मोबाइल मिले और मुख्यमंत्री तक को धमकियां मिली है उसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, असुरक्षित एक चीज है और कैपेसिटी एक चीज है। अब कई जगह मोबाइल्स का स्मगलिंग वगैरह हर जेल में हम वारदातें आती रहती हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है अध्यक्ष महोदय कि आज जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे कोटा है, अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, अंत में ये जो वैल्यूएबल जमीन जो है बिल्कुल शहर के अंदर,
और एक थोड़ी सिक्योरिटी की रिस्क भी होती है कैदियों की, इतने घनी आबादी के अंदर कोई निकल जाए कर जाए, इट इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। अंत में जो है ये वैल्यूएबल ज़मीन के एवज में इनको शिफ्ट किया जाएगा। वर्तमान में हम विचार करते हैं और इसमें देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी जो लोड है हमारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे जिला जेल जो बनेंगे उससे होगा, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है और ये सब बड़े शहरों में अंत में कितने साल बाद, क्या वित्तीय संसाधन मिलने के बाद में, ये अंत में यही होगा। कम से कम संभाग केंद्रों पे तो आपको विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न है श्री कालू राम। प्रश्न संख्या 338। माननीय मंत्री जी। क्या ये सही है कि सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र डग में शमशान कब्रिस्तान के विकास एवं रखरखाव के कार्य करवाए हैं? यदि हाँ तो किस किस योजना अंतर्गत एवं किस प्रक्रिया अनुसार विवरण सदन? क्या मंत्री जी को बोलने दीजिए। प्रश्न पढ़ रहे हैं मंत्री जी, प्रश्न पढ़ रहे हैं। जी हाँ, मंत्री जी प्रश्न पढ़ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र डग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं यथा नरेगा योजना। जी हाँ, उत्तर आ गया, उत्तर ही पढ़ रहे हैं। उत्तर माननीय सदस्य, अरे आप क्यों उठ रहे हो? माननीय सदस्य, धारीवाल माननीय सदस्य, आप बिना बात का भी माननीय सदस्य, उत्तर पढ़ रहा हूँ। माननीय सदस्य, अरे भाई कल भी आपको चेतावनी दी थी। उत्तर पूरा पढ़ ले। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्य, आपको कल भी चेतावनी दी थी, बिना पूछे आप खड़े नहीं होंगे। माननीय धारीवाल जी सुनो, आपने बता दिया। विधानसभा क्षेत्र डग में अगर आपकी भी वहाँ रुचि हो तो ग्रामीण विकास से पंचायत जवाब राज की विभिन्न योजनाओं यथा नरेगा योजना से 214, विधायक मद से 2, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना से 7 तथा एफएफसी से 7 शमशान कब्रिस्तान के विकास कार्य स्वीकृत किए गए, जिनकी सूची संलग्न है। उक्त कार्य योजनाओं की मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार स्वीकृत किए हैं। क्रम संख्या 2। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र डग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं यथा नरेगा योजना में 104, विधायक मद में 1, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना में 3 कार्य शमशान कब्रिस्तान विकास के प्रगति पर हैं, जिनको शीघ्र पूर्ण करवा दिया जाएगा। उक्त कार्य में कोई भी कार्य क्षतिग्रस्त स्थिति में नहीं है। खंड 3। जी हाँ, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शमशान का विकास कार्य अनुमत है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत निर्मित शमशान के एक बार की मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण और पुनर्वास किया जाना अनुमत है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में शमशान विकास एवं रखरखाव से संबंधित कार्य ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होने पर नियमानुसार स्वीकृत कर संपादित किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 214 विधायक अपने महात्मा नरेगा के योजना के अंतर्गत बनाए गए और 7 EFC TFC से बनवाए गए, और इन्होंने बताया कि कोई भी आपका क्षतिग्रस्त नहीं है। बाकी देखने में आता है कि कम से कम आधे से ज़्यादा शमशानों पे चद्दर ही नहीं है। तो माननीय मंत्री महोदय, जो पूर्ववर्ती सरकार में शमशान घाट बनाए गए थे, उनको अपनी सरकार क्या सही कराने की मंशा रखती है, और हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय सदस्य की जानकारी में डालना चाहता हूँ कि शमशान एवं कब्रिस्तान 230 स्वीकृत किए गए थे, उनमें से 122 बन गए, 108 निर्माणाधीन है। अधूरे जो पड़े हैं, ये बता रहे हैं, उनमें कोई क्षति है तो मनरेगा में एक बार उसका जो डैमेज हुआ है उसको सैंक्शन करके कराया जा सकता है। दोबारा अगर डैमेज होगा तो नहीं कराया जाएगा। माननीय सदस्य ऐसी कोई सूची दे देंगे तो हम उसकी स्वीकृति जारी कर देंगे। नंबर 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 104 अभी अधूरे बता रहे हैं, 104 और 4 और अन्य मद से ऐसे करके 107। इन 107 ये 2018 से स्वीकृत है। कुछ इनमें से ऐसे है 2018-19 से स्वीकृत, और मौके पे कोई काम नहीं हुआ और 10-10, 12-12 लाख रुपए इनमें उठ गए हैं।
क्या जिन पंचायतों ने ये राशि उठा ली है उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई करेंगे, या कोई अधिकारी या कोई जेटीए ने जो गलत एमबी करी है तो उनके खिलाफ उनके कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? माननीय मंत्री महोदय, आप अगर प्रमाण सहित शिकायत दोगे तो पूरी जांच करके दंडित किया जाएगा। 2018 से पेंडिंग है। पिछली सरकार ने सुस्ती बरती, कोई बात नहीं, हम तेज गति से कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। मेरे क्वेश्चन इसी में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली सबको लास्ट में वही जाना है। तो काफ़ी जगह जो शमशान घाट और कब्रिस्तान है इन पे अतिक्रमण है, या कई शमशान घाट कब्रिस्तान आज भी रिकॉर्ड में नहीं है। तो क्या सरकार मंशा रखती है कि कोई अभियान चला के इनको पूरा कराने की, जो रिकॉर्ड में नहीं उनको रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मंशा रखती है? शमशान या कब्रिस्तान पर जहाँ भी अतिक्रमण होता है जिला प्रशासन उसको हटाता है, और अगर बेशुमार कॉलोनी भी बस गई है तो आप उनकी जानकारी दें। आप उस पर अगर अतिक्रमण है तो हम राजस्व मंत्री जी को नोटिस में मैं कहता हूँ उनको हम अतिक्रमण को हटा दें। अगला प्रश्न है डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। प्रश्न संख्या 58। खंड 1 जिला चिकित्सालय बहरोड, जिला कोटपुतली बहरोड, पूर्व जिला अलवर को दिनांक 23/5/2022 को। मंत्री महोदय मैं बीच में टोक रहा हूँ, ये सबसे संतुष्ट हूँ मैं, मुझे जो पूछना है वो बता दो बस आप। तो क्या मानिए सर, मान लिया आपने, पढ़ लिया, चलिए सप्लीमेंट्री पूछिए। जिला अस्पताल के अंदर मनुष्य चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बचेगी, उसको सुविधाएं मिलेगी। तो हमारे बहरोड का जो जिला अस्पताल है शायद पहला ही जिला अस्पताल हो सकता है जिसके अंदर सिटी स्कैन नहीं है, जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, और डिजिटल एक्सरे मशीन कभी आई थी वो भी ख़राब पड़ी हुई है। तो मुझे तो स्पेसिफिक ये बता दें कि जब जिला अस्पताल है और उसके अंदर नॉर्म्स में आता है ये सब सुविधाएं होनी चाहिए, तो ये कब तक आप उसके अंदर अवेलेबल करा देंगे? बस मेरा यही सवाल है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्वेश्चन मेरे सामने आया था उसमें माननीय सदस्य ने बेसिकली स्टाफिंग क्या है, फैसिलिटीज क्या है, पर आप कह रहे हैं कि उसको बहरोड के बारे में बहरोड के बारे में उसको स्किप कर देता हूँ सर। उत्तर सुनिए। हाँ सर, इसमें ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि बहरोड जो है हॉस्पिटल CHC था, उसके बाद में सब डिविजनल हॉस्पिटल बन गया 2020-21 में, और जिला बनने के बाद में इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा मिल गया। अब इसमें ऐसा है कि अभी जो लगभग 41 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होगा इनको सब डिविजनल हॉस्पिटल की स्टेज में लाने के लिए, और वो जनवरी 2025 तक काम उसका कंप्लीट हो जाएगा। मैं जो आप जो प्रश्न पूछ रहे थे उसका मैं एक सिंपल कंपैरिजन जवाब देता हूं कि सब डिविजनल हॉस्पिटल के अंदर 125 बेड होते हैं, उसके बाद में आपका 34 करोड़ जो है फरवरी में आ जाएगा आपका। मंत्री जी माफ करना, ये तो आप दे चुके हैं। माननीय सदस्य उत्तर सुन लीजिए फिर आप पूछिए। आपको दूसरी बार मौका दूंगा। एक बार आपका जो कार्य है 2 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट टू कंप्लीट SDH, और उसके बाद जो 34 करोड़ आएंगे उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। अब जो सब डिविजनल हॉस्पिटल में 125 बेड होते हैं, इनके पास अभी हो जाएंगे जनवरी तक, और डिविजनल हॉस्पिटल बनेगा तो आपके हो जाएंगे 150 बेड। OPD आपके बनेंगे 12, और जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा वो हो जाएंगे 18, तो 12 आपके जो है जनवरी तक हो जाएंगे। 3 ऑपरेशन थिएटर आपके जनवरी तक हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा तो 5 हो जाएंगे। लेबर रूम की 8 टेबल्स से 10 टेबल्स हो जाएंगी। मातृ नवजात शिशु केंद्र 21 बेड से 31 बेड्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन जनरल प्लांट आपके लगेगा, मेडिकल गैस लाइन सिस्टम लगेगा, BPHU जो कि एक लेबोरेटरी है, जो अपने सब CHCs के अंदर सब ब्लॉक, हर ब्लॉक के अंदर जो राजस्थान के अंदर है उसकी स्वीकृति आ रही है फेज मैनर में, कि जितने भी अपने पंचायत समितियों के अंदर CHC है उसमें अगर 2 CHC हो वो एक अलग चीज है, 1 CHC। BPHU क्या होगा कि 75 लाख रुपए का भवन बनेगा, 40 लाख रुपए की उसके अंदर आपके अंदर मशीनें आएंगी,
और 12 स्टाफ जो है आपका होगा, वो एक लेबोरेटरी होगा। अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, आपका सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सब होगा। तो आपका बीपीएचयू बनेगा, पर जैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा ये आईपीएचएल बन जाएगा, जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के वो एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बन रही है, वो सब जिलों में मिलेगी आपके। उसके बाद मोर्चुरी आपकी बनेगी, आपके किचन बनेगा, लॉन्ड्री रूम बनेगा, प्रधानमंत्री जन औषधि का वो आपका बनेगा, और जो आपके जो है एडिशनल लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जो एम्बुलेंस आपने मेरे से चर्चा की थी, वो आपके बेसिक, एडवांस और मोटरसाइकिल वाली आज भी आपके बहरोड में चल रही है। फायर फाइटिंग सिस्टम, पार्किंग, एसटीपी। जब आपका ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा तो सेमिनार रूम मिलेगा, 5 बेड हाई डिपेंडेंसी आईसीयू अपग्रेडेड बनेगा, 10 प्राइवेट कॉटेजेस बनेंगे। देखो आपको ज्ञान दे रहा हूं। उनको बता दिया आप। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तो बन गया, लिख भी दिया जिला अस्पताल। मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें ये जरूरत है जो मैंने पूछा आपसे, ये कब तक अवेलेबल करा देंगे? ऑलरेडी पिछली सरकार ने 40 करोड़ तो मंजूर कर दिए, ये सब काम तो चालू हो गए। माननीय अब सदस्य, इसमें आप जो मैंने पूछा आपसे कि ये सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, ये सब जरूरी है जिला अस्पताल के अंदर। एमआरआई मशीन, डिजिटल एक्सरे, ये कब तक अवेलेबल करा देंगे? ये सवाल है मेरा स्पेसिफिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही बता रहा था कि सब डिवीजन हॉस्पिटल इनका जनवरी में कंप्लीट होगा। सुविधाएं तो तभी प्राप्त होगी जब वो 41 करोड़ होगा। और एमआरआई और जो आपने सीटी स्कैन की जो मशीन है हमारे स्टेट के अंदर, हम इनको आउटसोर्स कर रहे हैं पीपीपी मोड के अंदर। अब पीपीपी मोड के अंदर जैसे हमारे सवाई मान सिंह के अंदर जो लगी है मशीनें, तो इतनी वॉल्यूम बिजनेस जब मिलता है तो वो 2,500 रुपए के अंदर हमारा एमआरआई सीटी स्कैन कर जाता है, तो मार्केट में 8,500 का मिलता है। तो दूसरी चीज ये है माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो पीपीपी मोड पे आएगा वो आएगा जब उसको वॉल्यूम मिलेगा। अब आपके बहरोड के अंदर क्या वॉल्यूम होगा, उसके आधार पे अगर वॉल्यूम होगा, जरूरत पड़ेगी तो एमआरआई और सीटी स्कैन आपके लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन माननीय छगन सिंह राजपुरोहित। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 59 बहरोड का ही प्रश्न है। अब प्रश्न उसका है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूछना, आप अपना पूछना बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना पूछना, बैठिए। आप जब अगला प्रश्न लगेगा आपका, तब आपको भी जवाब मिलेगा। हाँ, माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र राहोर में निमांकित 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत मुख्यालयों से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने के उपरांत भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किए गए हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेलड़ी, उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपरला डाणी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उखरड़ा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दूधिया और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लबी नबी और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेड़ा निचला, खंड 2। जी हाँ, उक्त विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुमेरगढ़ खेड़ा, सेलड़ी एवं बेदाना कला को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने हेतु निदेशालय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, परंतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया। अब सरकार द्वारा निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का मापदंडानुसार, आवश्यकता के अनुपातानुसार आकलन किया जाए। बात सुनिए, नहीं, आपके मंत्री जवाब देने में सक्षम है, मजबूत मंत्री है, जवाब देगा। आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, आप जब ये कह रहे हो कि नॉर्म्स में है और क्रमोन्नत होना चाहिए था, तो पिछली सरकारें नहीं किया तो ये करें, तो घोषणा करें यहाँ। मंदिर मेरे इनमें अंतर क्या रह गया? चलिए श्री रोहित बोहरा, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 60। चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, नहीं, विगत 5 वर्ष में विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में स्वीकृत एवं क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है। नवीन उप केंद्र खोले 23, उप केंद्र से पशु चिकित्सालय में